आप देख रहे हैं न्यूज चौक। चले बुलेटिन से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। दिल्ली के बजट पेश होने से रोका अरविंद केजरीवाल ने जाहिर की नाराजगी। फूमियो किशिदा 2 दिन के भारत दौरे पर चंदन से बनी बुद्ध की प्रतिमा गिफ्ट की। राहुल गांधी लोकसभा में लंदन में दिए भाषण पर देंगे सफाई, सदन में बोलने की मांगी अनुमति। बर्फीले वादियों के बीच दुनिया का सबसे ऊंचा स्टेडियम बनेगा। 10,223 फीट का होगा पूरा ऊंचाई। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली में मंगलवार को बजट पेश होना था, लेकिन आखिरी समय में गृह मंत्रालय ने रोक लगा दी और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मंत्रालय ने दिल्ली सरकार से विज्ञापन समेत 3 मुद्दों पर जवाब मांगा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी भी लिखी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री, दिल्ली के लोगों से आप क्यों नाराज हैं, कृपया बजट मत रोकिए। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा 2 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद हैदराबाद हाउस में किशिदा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मोदी ने पीएम किशिदा को चंदन से बनी बुद्ध की प्रतिमा गिफ्ट में दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज लोकसभा में लंदन में दिए भाषण पर सफाई देंगे। उन्होंने सोमवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखा और सदन में बोलने की अनुमति मांगी। अपने सत्र के जरिए उन्होंने लोकसभा स्पीकर से आग्रह किया कि उन्हें ब्रिटेन में दिए गए उनके एक बयान को लेकर सदन में अपनी बात रखने का मौका दिया जाए। इससे पहले राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी कहा था कि वे सदन में बोलना चाहते हैं। अजान पर दिए गए कर्नाटक के डिप्टी सीएम ईश्वरप्पा के बयान पर विवाद बढ़ता जा रहा है। अल्लाह बहरा के बयान के विरोध में मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने शिवमोगा कमिश्नर ऑफिस के बाहर अजान दी थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ था। इंटरपोल ने भारत के भगौड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी का नाम रेड नोटिस की लिस्ट से हटा दिया है। मेहुल ने रेड नोटिस के खिलाफ इंटरपोल के लियोन हेडवेटर में जो अपील की थी। इस मामले पर अब तक सीबीआई की तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया है। चौकसी पंजाब नेशनल बैंक में 14,000 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोपी और फिलहाल फरार है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को ईडी ने आज यानी 21 मार्च को दिल्ली शराब नीति केस में फिर पूछताछ के लिए बुलाया है। सोमवार को जांच एजेंसी ने कविता से 10 घंटे पूछताछ की थी। इससे पहले 11 मार्च को ईडी ने कविता से 9 घंटे सवाल जवाब किए थे। पंजाब पुलिस बीते 3 दिन से वारिस पंजाब डे के मुखिया अमृतपाल की तलाश में है। उसके 5 साथियों के खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया गया है। अब तक अलगाववादी संगठन से जुड़े 114 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को अमृतपाल के 458 करीबियों की सूची सौंपी है। इनमें संगठन का फाइनेंस देखने वाले लोग भी शामिल हैं। वारिस पंजाब दे संगठन का प्रमुख और खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह चौथे दिन भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पंजाब पुलिस पूरे राज्य में उसकी तलाश कर रही है। उधर अमृतपाल के चाचा को पंजाब से असम के डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल शिफ्ट किया गया है। वहीं आधे पंजाब में आज दोपहर 12 बजे के बाद इंटरनेट शुरू हो गया होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में पंजाब सरकार ने पुलिस चीफ एस चट्टोपाध्याय समेत 3 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की मंजूरी दे दी है। चट्टोपाध्याय उस वक्त डीजीपी थे। भारत में खालिस्तान समर्थकों के ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दिए गए हैं। इसमें कनाडा की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जगमीत सिंह का ट्विटर अकाउंट भी शामिल है। कनाडा के यात्री रूपी कौर वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड सिख और कनाडा स्थित एग्जीक्यूटिव गुरदीप सिंह साहोता का ट्विटर अकाउंट भी भारत में ब्लॉक कर दिया गया है। ट्विटर ने एक कदम खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह के खिलाफ हो रही कार्रवाई के बीच उठाया है।
भारतीय मूल के लक्ष्मण नरसिंहन दुनिया की सबसे बड़ी कॉफी हाउस कंपनी स्टारबक्स के नए सीईओ बन गए हैं। उन्होंने हार्वर्ड शुल्क से पढ़ाई की थी, जो गुरुवार को कंपनी के शेयर होल्डर्स की सालाना मीटिंग के दौरान सीईओ के तौर पर अपना पहला संबोधन देंगे। लक्ष्मण नरसिंहन ने पुणे यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन भी पूरा किया था। बैंकॉक से मुंबई जा रहे इंडिगो की फ्लाइट में एक यात्री को रविवार को हार्ट अटैक से मौत हो गई। एयरलाइंस ने इसकी जानकारी सोमवार को दी। इंडिगो के मुताबिक उड़ान के दौरान एक यात्री को हार्ट अटैक आया, जिसके बाद फ्लाइट को म्यांमार डाइवर्ट कर दिया गया। फिलहाल एयरलाइंस ने यात्री के बारे में अभी तक कोई डिटेल जारी नहीं की है। वारिस पंजाब डे का प्रमुख अमृतपाल सिंह इन दिनों सुर्खियों में है। उन पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दिया गया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि फरार अमृतपाल अपनी पत्नी किरणदीप कौर के पास जाना चाहता है। दिल्ली शराब नीति मामले में सीबीआई के केस में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज दोपहर 2 बजे सुनवाई हुई। उधर सोमवार को कोर्ट ने सीबीआई को फिर सिसोदिया की 14 दिन की रिमांड दे दी है। जांच एजेंसी ने उन्हें 26 फरवरी को 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। लंदन में रविवार को भारतीय हाई कमीशन में तोड़फोड़ की घटना का विरोध सोमवार को नई दिल्ली में किया गया। लंदन में खालिस्तान समर्थकों ने हाई कमीशन का तिरंगा उतार दिया था। नई दिल्ली की बड़ी तादाद में सिख ब्रिटिश हाई कमीशन के बाहर जुटे और खालिस्तानियों की हरकत का विरोध किया। उधर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में इंडियन कम्युनिस्ट पर हमला भी किया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को कर्नाटक के बेलगावी में कहा कि पीएम मोदी पूछते हैं खड़गे का रिमोट कंट्रोल किसके पास है। मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है। जेड प्लस सिक्योरिटी में घूमने वाले महाठग किरण पटेल की गिरफ्तारी के बाद चौंकाने वाली जानकारियां सामने आ रही हैं। इसमें पूछताछ में पुलिस और इंटेलिजेंस अफसरों को पता चला है कि कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद किरण वहां खास लोगों के लिए जमीनें और बागान तलाशने में जुटा हुआ था। इन रसूखदारों में कुछ कारोबारी नेता और शीर्ष अफसर भी शामिल हैं। क्रिकेट का रोमांच और क्रिकेट प्रेमियों का जुनून अब जल्द ही मैदानों से ऊपर उठकर पहाड़ों की वादियों में देखने को मिलेगा, क्योंकि बर्फीले वादियों के बीच दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम बनाने की तैयारियां चल रही हैं। जहां हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति के सिसु में समुद्र तल से 10,235 फीट की ऊंचाई पर विश्व के सबसे ऊंचे क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण होगा। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा तुर्की के गलेरिया स्पोर्ट्स अरीना में प्रशिक्षण लेंगे। खेल मंत्रालय के मिशन ओलंपिक सेल ने मध्य पूर्व देश के 61 दिनों की अवधि के प्रशिक्षण से उनके प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। साध्वी प्राची ने कहा कि देश में बढ़ रहे लव जिहाद को हिंदू संस्कारों और संस्कृति में ही रोका जा सकता है। यही नहीं, उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी मंदबुद्धि बता दिया है। उन्होंने बयानों की वजह से अक्सर चर्चा में बनी रहती हैं। साध्वी प्राची रायपुर पहुंच गई थी। उन्होंने राजधानी में हुए धर्मसभा में हिस्सा भी लिया। लौटने से पहले उन्होंने कहा कि लव जिहाद और धर्मांतरण जैसे मसलों पर खुलकर चर्चा की जानी चाहिए। खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह पर कार्रवाई को लेकर आज पंजाब सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। अमृतपाल सिंह को वारिस पंजाब डे संस्था के लीगल एडवाइजर भटिंडा के ईमान सिंह खारा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दावा भी किया था कि अमृतपाल पंजाब पुलिस के अवैध रूप से हिरासत में है। हाईकोर्ट से मांग की है कि पुलिस अफसरों को आदेश दिए जाए कि अमृतपाल सिंह को पेश किया जाए। इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे के मौके पर एनुअल हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की गई है। 137 देशों की लिस्ट में भारत 125वीं पोजीशन पर है। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान 108, म्यांमार 72, नेपाल 78, बांग्लादेश 102 और चीन 64 का लिस्ट में भारत से ऊपर रखा गया है। रिपोर्ट्स में फिनलैंड को दुनिया का सबसे खुशहाल देश बताया गया है। उसे लगातार 6वीं बार पहला स्थान मिला है।
मुंबई पुलिस ने बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की सिक्योरिटी बढ़ा दी है। लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार की ओर से धमकी भरा मेल मिलने के बाद मुंबई पुलिस ने सलमान के बांद्रा स्थित घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर अस्थायी पुलिस चौकी बना दी है। इसमें से 2 असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर और 8 से 10 कांस्टेबल 24 घंटे तैनात रहेंगे। सलमान के घर के पास फैंस की भीड़ इकट्ठा नहीं हो सकेगी। दिल्ली विधानसभा में आज बजट पेश नहीं होगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक वीडियो ट्वीट किया। उसमें उन्होंने दावा किया है कि केंद्र ने विधानसभा में पेश होने वाले दिल्ली सरकार के बजट पर रोक लगा दी है। केजरीवाल ने कहा कि देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब दिल्ली में बजट पेश होने से एक दिन पहले केंद्र ने इस पर रोक लगा दी है। केंद्र ने बजट को लेकर कुछ जानकारियां मांगी है। केजरीवाल ने केंद्र सरकार के इस फैसले पर नाराजगी जताई और कहा कि यह गुंडागर्दी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सोमवार को कहा कि लॉन्च व्हीकल मार्क 3 वैनफैब इंडिया 2 मिशन का लॉन्च 26 मार्च को सुबह 9 बजे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा। मिशन के तहत 36 उपग्रह लॉन्च किए जाएंगे। इसरो के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल ने ट्विटर पर यह जानकारी दी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस नेता प्राथमिक झूठे हैं और अपने झूठ के लिए पहले भी वे सुप्रीम कोर्ट से माफी मांग चुके हैं। उन्होंने कहा कि राहुल ने एमपी में 10 दिन में किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया था, लेकिन 1.25 साल में भी कर्ज माफ नहीं किया है। भारत ने सोमवार को UNISFA यानी संयुक्त राष्ट्र अंतरिम सुरक्षा बल अबई को 21 59 वाहन सौंपे हैं। वाहनों को मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया था। अधिकारियों ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि भारत में बने स्वदेशी चीजों का देश दुनिया में प्रचार प्रसार हो। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को देश के सभी हाईकोर्ट को 3 महीने के भीतर ऑनलाइन RTI पोर्टल शुरू करने का आदेश दिया है। इस दौरान कोर्ट ने दुख जताते हुए कहा कि RTI अधिनियम साल 2005 में आया था। इसके 17 साल बाद भी RTI के लिए उच्च न्यायालयों ने पोर्टल शुरू नहीं किया है। राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में यह अर्जी भाजपा के पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने दायर की है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अंकित तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अंकित, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने के लिए केंद्र सरकार ने निर्देश दिए हैं, क्या कुछ आपका इस पर कहना है? जी अब सुनवाई करेगा, सहमति जताई गई है। अगर बात करूं 19 जनवरी की, तो केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने कहा था कि राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर बनाने की दिशा में प्रयास जारी है, उस पर काम किया जा रहा है। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट ने जब सुनवाई से करने की ओर अपने कदम बढ़ा दिए हैं, तो जाहिर तौर पर राष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से भी और भारत के जो धार्मिक राजनीतिक तौर पर एक देखा जाता है, उसके लिहाज से भी बेहद अहम सुप्रीम कोर्ट का निर्णय माना जाता है। CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस JP पारदीवाला की बेंच ने इस पर मोहर लगाई है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से ठीक पहले अगर हम इस पूरे मसले को देखें तो 1993 में नासा ने एक तस्वीर जारी की थी जिसे राम सेतु के रूप में दर्शाया गया था। इस तस्वीर से पहले राम सेतु को एडम्स ब्रिज के तौर पर पूरी देश दुनिया में जाना जाता था। राम सेतु का जो इलाका है वो रामेश्वर जो भारत में स्थित है और श्रीलंका के मन्नार, वहां पर करीब 48 किलोमीटर का यानी 33 मील का ऐसा क्षेत्र है जो राम सेतु के रूप में जाना जाता है। उस पर अब राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, बेहद अहम है। सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर अब सुनवाई करने जा रहा है। 22 दिसंबर वर्ष 2022 में
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा था कि इस तरह के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। उसके बाद भाजपा और राष्ट्रीय राजनीति में एक बवाल सा आया था, और अब जब क्रमबद्ध रूप से चीजें आगे बढ़ रही है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मसले पर सुनवाई के लिए हामी भर दी है, तो उम्मीद जताई जा रही है कि जो विश्व धरोहर पूरे देश में 40 है, उनमें संख्या बढ़ सकती है। और अगर संरक्षित इमारतों के लिहाज से और संरक्षित स्थल की बात करें तो 3691 ऐसे स्थल जो राष्ट्रीय महत्व के घोषित किए गए हैं, उनमें भी संख्या बढ़नी तय है। राम सेतु बेहद अहम भाजपा की राजनीति के लिहाज से भी माना जा सकता है। वर्ष 2024 में केंद्र की राजनीति के जैसा कि पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने याचिका दायर की है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी लगातार कहते रहे हैं कि यह राष्ट्र के लिए बेहद अहम है, इस पर सुनवाई होती रहनी चाहिए, लेकिन समय पर इसकी सुनवाई नहीं हुई। लगातार उसे कोर्ट की प्रक्रियाओं के तहत या अन्य कारणों से वो टलती रही। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सहमति दर्शाई है, तो सुब्रमण्यम स्वामी का भी बयान आया है कि देर से सही इस पर सुनवाई हो रही है, तो बेहद अहम है इस मसले को। सुब्रमण्यम स्वामी ने ही इस मसले को उठाया था कि जो हमारे पुरातात्विक और धार्मिक लिहाज से बेहद अहम धरोहर के रूप में है, जो राम सेतु है, उसे राष्ट्रीय धरोहर के रूप में क्यों न घोषित किया जाए। इस पर कई राजनीतिक बयान भी आए थे और संवैधानिक लिहाज से भी कई दलीलें दी गई थी, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई की और अपनी सहमति जताई है, तो आने वाले दिनों में कोर्ट में कई ऐसे तथ्य पेश होंगे जिनके आधार पर कोर्ट निर्णय लेगा, और जब कोर्ट का निर्णय सामने आएगा तो जाहिर तौर पर भारत के लिए, सुब्रमण्यम स्वामी के लिए एक बड़े तौर पर इसे देखा जा रहा है। हालांकि सभी तथ्य जब साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंकित। जम्मू कश्मीर में पकड़े गए कॉनमैन किरण पटेल के मुद्दे पर पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि एक शख्स खुद को पीएमओ का अधिकारी बताकर कमिश्नर में घुस गया है, लेकिन किसी ने उसके बारे में पता लगाने की कोशिश नहीं की। मंत्रियों पर हमला होने के बाद भी उन्हें सुरक्षा नहीं दी जा रही है, वहीं फर्जी लोगों को Z+ सिक्योरिटी दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया है कि योग्य फैमिली पेंशनर्स और शौर्य पुरस्कार विजेताओं को 30 अप्रैल 2023 तक 1 रैंक 1 पेंशन के तहत एरियर यानी बकाया भुगतान करें। 70 साल से अधिक उम्र के योग्य पेंशनर्स को 30 जून 2023 तक और बाकी सभी योग्य पेंशनर्स को 30 अगस्त 2023, 30 नवंबर 2023 और 28 फरवरी 2024 से पहले बराबर इंस्टॉलमेंट में भुगतान करें। कर्नाटक के बेंगलुरु में बाइक टैक्सी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे ऑटो ड्राइवरों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। टैक्सी ड्राइवरों के मुताबिक शहर में बाइक टैक्सी के अवैध ऑपरेशन के चलते उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसी को लेकर 2 लाख से ज्यादा ऑटो ड्राइवरों ने एक दिन की हड़ताल का ऐलान किया था। जम्मू कश्मीर पुलिस की विशेष जांच इकाई आतंकवाद से जुड़े एक मामले में पुलवामा जिले के काकापोरा इलाके में तलाशी कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोमवार सुबह से ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पुलिस लश्कर कमांडर के घर की जांच की जा रही है। आतंकी पुलवामा में 8 साल से सक्रिय है। कर्नाटक सरकार ने 5,298 करोड़ रुपए के निवेश वाले 78 इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है। इसमें से 17 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनका इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से ज्यादा का है। इसमें 13,000 से ज्यादा लोगों को नौकरी का अवसर मिलेगा। देश के कई राज्यों में पिछले एक हफ्ते से बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि हो रही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली एनसीआर में जमकर बारिश हो रही है। मध्य प्रदेश के 36 जिलों में 100 जगहों पर बारिश हुई है। वहीं पर 21 जिलों के 50 कस्बों में ओले बरसे हैं। इसके चलते मध्य प्रदेश में कश्मीर जैसा नजारा हो गया, जहां सड़कों, खेतों में सफेद बर्फ की चादर फैली दिखाई दी। पंजाब में खालिस्तान समर्थकों पर पुलिस की कार्रवाई के बाद हरियाणा में भी हलचल है। वारिस पंजाब दे संगठन के प्रमुख अमृतपाल सिंह के समर्थन में उतरे अंबाला के किसान नेता नवदीप जबडेला के अमृतपाल के समर्थन में आने के बाद अंबाला पुलिस अलर्ट पर हो गई है। नवदीप को पटियाला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसकी पुष्टि अंबाला के एसपी
जशनदीप सिंह रंधावा ने की है। सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। यही नहीं, कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को जमकर फटकार भी लगाई। सीजेआई बोले, ये सब क्या है, लोग क्या कुछ भी लेकर आते हैं, हम ऐसे मामलों पर जुर्माना लगाना शुरू कर देंगे। इंडियन मुस्लिम लीग ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से धर्म से जुड़े चुनाव चिन्ह को बैन करने की मांग की है। मुस्लिम लीग ने कहा है कि हिंदुओं के देवी देवताओं का समर्थन और संबंध के कमल से फूल से है, इसलिए इसे बैन किया जाना चाहिए। भाजपा को पॉलिटिकल पार्टियों को धार्मिक नामों और प्रतीकों से रोकने वाले इस याचिका में प्रतिवादी बनाए जाने को लेकर मांग की गई है। मेघालय विधानसभा का बजट सत्र सोमवार को हंगामे के साथ शुरू हुआ। राज्यपाल फागू चौहान ने अपना अभिभाषण हिंदी में दिया तो वॉइस ऑफ द पीपल्स पार्टी वीपीपी समेत 4 पार्टियों के विधायक नाराज हो गए। विधायकों ने सदन में वॉकआउट कर दिया। विधानसभा अध्यक्ष थॉमस ए संगामा और मुख्यमंत्री कॉनराड संगामा ने उन्हें समझाना चाहा, लेकिन तब भी वे नहीं माने। राहुल गांधी ने सोमवार को कर्नाटक के बेलगामी में कहा कि कर्नाटक सरकार देश की सबसे भ्रष्ट सरकार है। कुछ भी करवाना हो तो 40% कमीशन देना पड़ता है। ये देश किसी एक का नहीं है, अडानी का नहीं है, देश गरीबों और किसानों का है। श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस ने आफ्ताब पूनावाला पर लगे आरोपों को लेकर कोर्ट में सोमवार को अपनी दलीलें पूरी कर ली हैं। वहीं आफ्ताब के वकील ने कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए समय मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 25 मार्च को होगी। केंद्र सरकार ने रविवार को कोरोना मरीजों के इलाज के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। गाइडलाइंस में केंद्र ने कहा कि जब तक बैक्टीरिया इन्फेक्शन ना हो, कोरोना मरीजों को एंटीबायोटिक्स नहीं देनी चाहिए। हालांकि कोरोना के साथ दूसरा इन्फेक्शन होने की संभावना पर भी विचार करना जरूरी है। दिल्ली के रामलीला मैदान में सोमवार को संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से बुलाई गई महापंचायत खत्म हो गई है। दोपहर को मोर्चे के 15 सदस्यों के प्रतिनिधि मंडल ने कृषि भवन में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की, जहां पर किसानों ने कृषि मंत्री को न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी, कर्ज माफी जैसे मांगों पर पत्र सौंपा। केरल स्टेट बार काउंसिल में पद्मा लक्ष्मी को पहली ट्रांसजेंडर महिला वकील के रूप में चुना गया है। वे 1500 से ज्यादा ग्रेजुएट में से एक हैं, जिन्होंने रविवार को आयोजित नॉमिनेशन सेरेमनी में राज्य की बार काउंसिल में अपना नाम एनरोलमेंट करवाया। इसके बाद पद्मा लक्ष्मी को प्रैक्टिस करने के लिए सर्टिफिकेट दे दिया गया है। पद्मा लक्ष्मी ने एनुअल गवर्नमेंट से अपनी पढ़ाई पूरी की थी। राज्य सरकार के राइट टू हेल्थ बिल का विरोध कर रहे डॉक्टर्स को जयपुर में पुलिस ने जमकर पीटा। विधानसभा का घेराव करने निकले डॉक्टर्स को पुलिस ने पहले तो रोकने की कोशिश की। डॉक्टर्स बेकाबू हुए तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। कई प्रदर्शनकारियों के कपड़े तक फाड़ दिए। इसमें कई डॉक्टर्स लहूलुहान भी हो गए। आरोप है कि पुलिस ने महिला डॉक्टर्स के साथ भी बदसलूकी की है। तेलंगाना में जुलाई 2019 में ट्रेन से चैन छीने जाने मामले में कंज्यूमर कोर्ट ने साउथ सेंट्रल रेलवे और गुट्टू रेलवे पुलिस को संयुक्त रूप से महिला को 1 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया है। महिला ने आरोप लगाया था कि घटना के समय मदद के लिए पुलिस और टीटीई मौजूद थे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज संसद में प्रधानमंत्री मोदी से मिलने पहुंचे हैं। पीएम मोदी इस समय संसद में मौजूद हैं और उनके साथ इस मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी चीफ जेपी नड्डा और अन्य कैबिनेट मंत्री भी मौजूद हैं। राहुल गांधी के लंदन में दिए गए भाषण पर भारत में बवाल मचा हुआ है। बीजेपी लगातार राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग कर रही है। अब बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी से माफी मांगने पर जोर डाला है। पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी को माफी तो मांगनी पड़ेगी, हम मंगवा कर ही रहेंगे। पूर्व पाकिस्तानी तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने कहा कि अगर विराट कोहली 30-50 टेस्ट खेलते हैं तो उनके लिए 25 और शतक बनाने मुश्किल नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि कोहली को अभी सिर्फ टेस्ट और वनडे पर फोकस करना चाहिए।
चाहिए। T20 फॉर्मेट उनकी ऊर्जा निचोड़ देता है। गौरतलब है कि कोहली 75 अंतर्राष्ट्रीय शतक बना चुके हैं। अमेरिका ने भारत में मानवाधिकारों की स्थिति को लेकर एक वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की इस रिपोर्ट में भारत से मनमानी गिरफ्तारी और प्रेस की स्वतंत्रता से जुड़े मुद्दे और धार्मिक व जातीय अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा कैसे कथित मानवाधिकार उल्लंघनों का जिक्र किया गया है। भारत पहले एक ऐसी रिपोर्ट को खारिज कर चुका है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।